सैयद मोदी के कत्ल के पीछे जो वजह रही, जो लोग पकड़े गए, फिर अदालत ने जो बाद में फैसला सुनाया, इसमें राजनीति भी शामिल है, इसमें सत्ता, ताकत, साजिश, मोहब्बत, धोखा, मतलब हर चीज इस कहानी में है। और अपने दौर में ये कहानी लगातार सुर्खियां थी, हर अखबार, तब न्यूज चैनल बहुत कम हुआ करते थे, और इस खबर ने पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया था। किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। गोरखपुर के एक छोटे से पास गांव, वहां पे सैयद एक फैमिली रहती थी, जिनके घर में 8 बच्चे थे। उनमें से एक सैयद मेहदी था। असली नाम सैयद मेहदी था। तो सैयद मेहदी जब स्कूल में गया तो बचपन से ही स्कूलिंग में के दौरान में पता चला कि वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलता है, और बैडमिंटन की वजह से उसका बचपन में ही जो है काफी नाम होने लगा था। लेकिन जब वो स्कूल में गया तो गलती से स्कूल वालों ने कहा कि ये नाम बड़ा अजीब सा, सैयद मेहदी। तो उन्होंने कहा कि इसको मोदी कर देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी नाम बड़ा कॉमन है, और खासतौर पर गुजरात की वजह से भी। तो मेहदी को नाम जो है मेहदी, उसकी जगह पे मोदी लिखा गया, और इस गलती को कभी सुधारी नहीं, न सैयद मोदी ने न उनके घर वालों ने, और इस नाम को छोड़ दिया। और यही नाम आगे चलकर न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी छाया, मशहूर रहा। तो स्कूल में गलती और एक उसकी वजह से एक सैयद मेहदी जो है वो सैयद मोदी बन गया। शुरुआत में बैडमिंटन खेलना शुरू किया, और जूनियर नेशनल चैंपियन बना सैयद मोदी। और ये बात उस वक्त की है जब, मतलब जाहिर सी बात है, बालिग नहीं था, तो 15-16 साल की उम्र में ही जूनियर नेशनल चैंपियन बनने के बाद जब सैयद मोदी 18 साल के हुए, बालिग हो गए, तब पहली बार 1980 में उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। अब चूंकि जूनियर वो खेल नहीं सकते थे, एंटाइटल नहीं थे। और 1980 में 1980 में पहली बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद वो नेशनल चैंपियन बन गए। टैलेंट इतना ज्यादा था, और कहते हैं कि बहुत ही काबिल खिलाड़ी। 1980 में पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीती। उसके बाद अगले 7 साल तक, 1981, then 82, 3, 4, 5, 6, 7, लगातार 7 साल तक हिंदुस्तान में किसी और खिलाड़ी ने कभी बैडमिंटन कोर्ट में सैयद मोदी को चैलेंज ही नहीं किया, और वो 7 साल तक नेशनल चैंपियन रहे लगातार। ये एक रिकॉर्ड है। और इस दौरान उन्होंने इसी नेशनल चैंपियनशिप में एक बार प्रकाश पाडुकोन को भी हराया था। दीपिका पाडुकोन के जो अब फादर के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, प्रकाश पाडुकोन अपने आप में बहुत बड़ा नाम, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीती थी। तो एक बड़ा खिलाड़ी अचानक सैयद मोदी की तौर पर सामने देश को मिलता है बैडमिंटन कोर्ट में। और ये जो अब बहुत सारे हम लोग अब नाम सुनते हैं, साइना नेहवाल और पीवी संधू, गोपी चंद जो कोच भी हैं, प्रकाश पाडुकोन, बैडमिंटन को मशहूर कराने वालों में हिंदुस्तान में से एक नाम हमेशा कहते हैं कि सैयद मोदी का भी रहा है, उनकी काबिलियत की वजह से। तो 87 तक वो नेशनल चैंपियनशिप रहे। इस दौरान में जब वो लगातार दूसरी बार चैंपियन बने इतनी कम उम्र में,
तब 18 साल में ही पहली बार नेशनल चैंपियन, फिर 19 साल में नेशनल चैंपियन। तो 1981 में भारत सरकार ने उनको अर्जुन अवार्ड दिया। 1982 में इसके बाद एशियन गेम्स दिल्ली में था, और उस एशियन गेम्स में बाकायदा ब्रॉन्ज मेडल जीता सैयद मोदी ने, और सिंगल इवेंट में, और वो हमेशा सिंगल ही इवेंट में हिस्सा लिया करते थे। तो सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये बड़ी बात थी देश के लिए, एशियन गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर। तो वहां पे और नाम मशहूर हुआ। फिर उसी साल कॉमनवेल्थ गेम था, और उस कॉमनवेल्थ गेम में उस जमाने में इंग्लैंड के एक बड़े मशहूर प्लेयर थे निक गेट्स, बैडमिंटन के बहुत धुरंधर नाम। तो कॉमनवेल्थ गेम के फाइनल में सैयद मोदी ने निक गेट्स को हराकर खूब वाहवाही लूटी थी, और वो पहली बार कॉमनवेल्थ सिंगल मेंस चैंपियनशिप के विजेता रहे कॉमनवेल्थ के 1982 में ही। इसके अलावा 1983-84 में फिर वो ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल जीता, देन यूएसएसआर चैंपियनशिप था एक, वो जीता। तो देश के अंदर और देश के बाहर लगातार उनकी काबिलियत बढ़ती जा रही थी, नाम बढ़ता जा रहा था, बड़े स्टार प्लेयर हो चुके थे। इसी दौरान जब वो नेशनल चैंपियन थे, और बल्कि उस वक्त नेशनल चैंपियन जूनियर 1978 की बात है ये, और उस वक्त 16 साल की उम्र थी सैयद मोदी की। तो एक जूनियर इंटरनेशनल चैंपियनशिप होना था, और इस टूर्नामेंट के लिए ये बीजिंग में ये टूर्नामेंट होना था, चाइना में। और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सैयद मोदी भी बतौर एक जूनियर प्लेयर के वहां पहुंचे, और वहीं पे उनकी मुलाकात एक और जूनियर लड़कियों के वर्ग में एक लड़की से होती है जो भी बैडमिंटन प्लेयर थी। उसका नाम था अमिता कुलकर्णी। अमिता कुलकर्णी मुंबई की एक अच्छे खासे फैमिली की, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाली। सैयद मोदी और अमिता कुलकर्णी की फैमिली, उनके रहन सहन, लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट। ये एक आम घर से सैयद मोदी यूपी के गोरखपुर, और अमिता मुंबई की फैशनेबल। तो फिर भी उन दोनों की मुलाकात होती है वहां पे जूनियर चैंपियनशिप के दौरान, दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों शादी करना चाहते हैं। बाद में फिर सैयद मोदी वापस इंडिया आते हैं। उसके बाद जब वो 80 में 18 साल के होते हैं तो नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हैं, फिर जीतते हैं, और धीरे धीरे अब सैयद मोदी का नाम, कद, शोहरत, दौलत सब बढ़ता जा रहा है। लेकिन अमिता कुलकर्णी उतना कुछ बैडमिंटन कोर्ट पे नहीं कर पा रही, लेकिन दोनों में प्यार था। इसके बाद जब नेशनल चैंपियन बने, फिर सैयद मोदी ने अपने घर में बताया, अमिता कुलकर्णी ने अपने घर में बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन दोनों के घर वाले राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि तुम दोनों के बीच में बहुत फर्क है, कल्चर का, रिलीजन का, हैसियत का। और फिर इसके अलावा उन्हें यह भी डर था कि चूंकि दोनों एक ही स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं, तो वहां पे फिर एक दौर में अहम टकराएगा कंपटीशन के उसको लेकर, क्योंकि अगर एक खिलाड़ी बहुत तेजी से आगे जाएगा, दूसरा कुछ कर नहीं पा रहा है, तो फिर वहां पे भी दिक्कत आएगी। तो सारी चीजें, एक अभिमान जो फिल्म थी उस टाइप की चीजें भी हो सकती। तो समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों माने नहीं, और इन दोनों ने फिर कोर्ट मैरिज कर ली घर वालों की मर्जी के खिलाफ, और दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान में गोरखपुर छोड़कर प्रैक्टिस की बेहतर फैसिलिटी जो थी वो लखनऊ में थी। तो अपने कोच के कहने पर
सैयद मोदी लखनऊ पहुंच गए ताकि उनको बेहतर फैसिलिटी मिले, बेहतर ट्रेनिंग की। और केडी सिंह बाबू स्टेडियम में बैडमिंटन जो एसोसिएशन थी उसका वहां पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो वहां आकर ट्रेनिंग लेने के लिए फिर लखनऊ सेटल हो गए। अब अमिता और कुलकर्णी जो है शादी के बाद अमिता मोदी हो गई हैं, सैयद मोदी की वाइफ, और दोनों लखनऊ में रहने लगे। कई साल गुजरते हैं शादी के, लेकिन दोनों को कोई बच्चा नहीं होता। उसकी एक वजह यह है कि अमिता मोदी भी एक प्लेयर, तो कंपटीशन और खेल की वजह से वो दोनों कोई बच्चा उस वक्त चाहते नहीं थे। वक्त गुजरता रहा, इसी बीच अचानक जो घर वालों ने पहले कहा था वो उन दोनों की जिंदगी में आना शुरू हो गया। वो कल्चर, रिलीजन, सोच, लाइफ स्टाइल और खेल के मैदान की एक तरफ कामयाबी और एक तरफ नाकामयाबी। सैयद मोदी लगातार कामयाब हो रहे थे, 7-7 साल तक कंटिन्यू नेशनल चैंपियन, कोई टक्कर देने वाला नहीं, अखबारों में सुर्खियां बन रहे थे और बैडमिंटन का एक बड़ा नाम हो चुके थे। जबकि अमिता मोदी उनके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाई। तो एक वो भी गुस्सा, जेलस, तो इन सारी चीजों ने इन दोनों के रिश्तों में दरार डालनी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी घर ठीक ठाक चल रहा था। पर तभी एक तीसरी एंट्री होती है, और ये एंट्री थी एक उस वक्त जन मोर्चा पार्टी थी, उसके नेता संजय सिंह। संजय सिंह की एक पहचान अमेठी के तौर पे भी, कि अमेठी में जो पूरा है ये एक राजा फैमिली से आते हैं और उनका काफी दबदबा है, और गांधी परिवार के ये बहुत करीब माने जाते हैं। राजीव गांधी के साथ इन्होंने पढ़ाई की थी, राजीव गांधी इनके अच्छे दोस्त थे, और उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो आप फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी हैसियत, ताकत क्या होगी सत्ता के गलियारे में। एक ये भी है कि ये जो पूर्व प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथ प्रताप सिंह के चचेरे दामाद भी हैं, संजय सिंह। तो संजय सिंह की उस वक्त ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे 2, गरिमा सिंह एक हैं, उनके साथ शादी हुई थी। तो इधर रिश्ते थोड़े से खराब होने लगे थे। उधर अचानक संजय सिंह की एंट्री, किसी एक फंक्शन में संजय सिंह और अमिता मोदी की मुलाकात होती है। इसके बाद दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। अब ये जो चीजें हैं, दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है, ये सब एक डायरी है, जो अमिता मोदी की डायरी थी, उसमें ये सारी चीजें, अमिता मोदी हमेशा डायरी में हर चीज लिखती थी, और उस डायरी में उन्होंने अपने संजय सिंह के बाद जो रिश्ते थे वो सारा उसका जिक्र किया था। और वो डायरी इसलिए लिखती थी, उनका खुद कहना था कि जब वो रिश्ते खराब थे तो वो चाहती थी कि सैयद मोदी डायरी पढ़े और वो गुस्सा हो इससे, वो उसको टीज करने के लिए लिखती थी। लेकिन ये डायरी बाद में सीबीआई और पुलिस के हाथ लगी, और उसके बाद इस जो आगे मैं कहानी सुनाऊंगा उस केस में एक अहम प्रूफ भी साबित हुआ था। खैर, संजय सिंह की एंट्री होती है, उसके बाद धीरे धीरे सैयद मोदी को ये बात पता चलती है, और सैयद मोदी जो है इस बात को लेकर जाहिर सी बात है गुस्सा होते हैं कि उनकी बीवी के रिश्ते जो है वो किसी और के साथ नाम लिया जा रहा, जोड़ा जा रहा। और संजय सिंह एक बड़े आदमी, नेता, सांसद भी रहे, और उस वक्त के प्रधानमंत्री के साथ करीबी भी, दोस्ती भी। तो इसको लेके फिर और दोनों में दूरियां बढ़ती जाती हैं, और इस दूरियों के बढ़ने की वजह से रिश्ते जो है वो लगभग टूट के कगार पे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते हैं, और ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन तभी
अचानक 1988 में, बल्कि 89 में यह पता चलता सैयद मोदी को कि अमिता मोदी प्रेग्नेंट है। तो कायदे से शादी के करीब 7-8 साल के बाद अमिता मोदी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयद मोदी को खुश होना चाहिए, घर में खुशियां आ रही थी, हो सकता है उस बच्चे से इन दोनों के रिश्ते और मजबूत होते और सुधर जाते। लेकिन सैयद मोदी खुश नहीं हुए और उन्हें यह शक था कि ये जो बच्चा है ये उनका नहीं है बल्कि ये संजय सिंह का है। और इस बात को लेकर दोनों में और झगड़ा बढ़ा। फिर अमिता मोदी मुंबई जाती हैं, वहां पे एक बेटी को जन्म देती हैं और फिर वापस लखनऊ आती हैं। लेकिन इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। इस दौरान में अमिता मोदी की माँ और सैयद मोदी की कई बार बातचीत होती है, वो कई खत भी लिखती हैं। 1-2 बार ऐसा भी आता सैयद मोदी ने जिसमें कहा था कि मैं शायद सुसाइड कर लूं। तो ये सारी चीजें थी। लेकिन ये बेटी पैदा होने के बाद सैयद मोदी को ये कहीं ना कहीं एहसास हो था कि ये बेटी जो है उनकी नहीं है, ये संजय सिंह से है। तो इसलिए और रिश्ते खराब हो गए। लेकिन फिर भी किसी तरह दोनों मियां बीवी एक साथ सब कुछ निभा रहे थे। लेकिन इस घरेलू रिश्ते की टूट और इस झगड़े का असर अचानक अब सैयद मोदी के करियर पर भी दिखाई देने लगा। 1980 से 1987 तक वो लगातार 7 बार नेशनल चैंपियन रहे। लेकिन 88 में जो नेशनल चैंपियन हुआ उसमें पहली बार वो हार गए। और उनका फॉर्म भी, मतलब जो उनके साथी के करीबी थे उनका ये भी था कि उनके खेल में थोड़ी सी गिरावट आ गई है। तो वो असल में उस घर के झगड़े का असर था। और वो पहली बार 1988 में हारे। लेकिन अपनी कोशिश जारी रखी। उस बार भी उन्हें बहुत सारे टूर्नामेंट में खेला था। तो एक बार 7 साल बाद कोई भी महान से महान प्लेयर भी कई बार हारता है। तो ये सोच कर कि चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर जीतेंगे, वो अपने प्रैक्टिस में और अपने बाकी टूर्नामेंट पे ध्यान देना शुरू कर दिया। इसी दौरान 28 जुलाई 1988 का दिन आता है। लखनऊ, शाम के 7:30 बजे थे। बहुत मशहूर एक स्टेडियम केडी सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ में, जहां सैयद मोदी जब भी इंडिया में होते तो वहीं प्रैक्टिस किया करते थे, बैडमिंटन। प्रैक्टिस के बाद वो उसी स्टेडियम के बाहर में एक छोटी सी दुकान है, वहां पे जूस या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाया करते थे। और उस वक्त उनके पास एक स्कूटर हुआ करता था ग्रे कलर का, जिसका नंबर था 2616। उसी स्कूटर में बैठकर वो अपने घर जाते थे, स्टेडियम से घर। तो 28 जुलाई 1988 के दिन प्रैक्टिस खत्म करने के बाद शाम 7:30 बजे स्टेडियम के बाहर उसी दुकान पे वो कोल्ड ड्रिंक या जूस पीने के लिए रुकते हैं। तभी अचानक एक कार वहां पर आती है और उस कार से 2 लोग नीचे उतरते हैं और बिल्कुल नजदीक से सैयद मोदी के ऊपर गोली चला देते हैं। सैयद मोदी के सीने में 5 गोलियां लगती हैं और ये गोली इतनी ज्यादा नजदीक से और इस तरह से मारी गई थी कि ये पता चल रहा था कि जो भी हमलावर है वो ये बिल्कुल पक्का कर लेना चाहता था कि किसी भी कीमत पे सैयद मोदी बचने नहीं चाहिए। और इसीलिए वो एक ज्यादा गोली मारता और 5 गोली सीने में। इसके बाद सैयद मोदी को कुछ लोग फिर उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सैयद मोदी की मौत हो जाती है। अब इसके बाद जो है पूरा ये मामला सुबह होते होते पूरे देश के अखबार की हेडलाइन, एक नेशनल चैंपियन इतना बड़ा प्लेयर और उसकी इस तरह से गोली मारकर हत्या। पुलिस के भी हाथ पैर फूलते हैं। पुलिस फौरन मामले की जांच शुरू करती है और दोस्तों से, घर से फिर सब बात होती है। और इसी दौरान जब पूछताछ के बाद फिर
कई सबूत मिलते हैं, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए यूपी सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंप देती है। अब सीबीआई इस केस की जांच करती है, घर में तलाशी लेती है, और उसी तलाशी के दौरान एक अमिता मोदी की एक डायरी मिलती है, और उस डायरी से पुलिस को सीबीआई को ये जानकारी मिलती है कि अमिता सिंह और संजय सिंह के बीच में एक रिश्ता है, और उस रिश्ते की जड़ में कहीं ना कहीं ये कत्ल है। और इसीलिए सीबीआई को जब ये पता चलता है और वो इसको एक लव ट्रायंगल मानकर कि ये प्रेम त्रिकोण का मामला था और ये उसी रिश्ते की वजह से सैयद मोदी का कत्ल हुआ और कोई वजह नहीं है, तो सीबीआई इस हिसाब से चार्जशीट तैयार करती है। अमिता मोदी को गिरफ्तार किया जाता है, अमिता मोदी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन बाद में जब ये चार्जशीट को अदालत, और इसके साथ साथ इन लोगों के टोटल इसमें 7 लोगों को एक्यूज बनाया जाता है। एक अखिलेश सिंह और है पॉलिटिशियन, बाहुबली नेता पॉलिटिशियन है वो, यूपी के वो भी, तो उनका नाम आता है। तो सीबीआई अपनी चार्जशीट में अमिता मोदी, संजय सिंह, अखिलेश सिंह, इन तीनों को साजिश रचने और इनके कहने पे ही सैयद मोदी का कत्ल करने का जिम्मेदार मानती है चार्जशीट में। तो ये तीनों मेन साजिश रचने वाले थे, और जिन लोगों से कत्ल कराया वो 4 लोग थे जो उस दिन गाड़ी में आए थे, और वो 4 लोग थे, एक जितेंद्र सिंह, एक भगवती सिंह, एक अमर बहादुर सिंह और एक बलई सिंह। इनमें से ज्यादातर लोग रायबरेली के थे, जिस जगह से अखिलेश सिंह आते हैं, और अखिलेश सिंह का रायबरेली में जो दबदबा है वो सब जानते हैं। तो ये सारे जो है बैड कैरेक्टर टाइप के लोग थे। तो पुलिस 7 लोगों को सीबीआई इसमें एक्यूज बनाती है, 3 को साजिश रचने और कत्ल करवाने के लिए, जिसमें अमिता मोदी, सैयद मोदी की अपनी बीवी, संजय सिंह, अखिलेश सिंह और बाकी ये 4। लेकिन इस चार्जशीट को चैलेंज करते हैं अमिता मोदी और संजय सिंह, और उस चैलेंज के बाद कोर्ट जो है उन दोनों को सबूतों की कमी और अभाव की वजह से इस चार्जशीट से अलग कर देती है, सैयद मोदी के मर्डर केस से बाहर कर देती है, और कहती है कि इनका कोई रोल नहीं है। 6 महीना साल भर के बाद उन दोनों के बरी होने से इधर अखिलेश सिंह को भी बरी कर दिया जाता है कि इनके खिलाफ भी कोई सबूत और वो नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो जो मेन 3 जिन्होंने साजिश रची थी वो एक एक कर बरी हो गए। अब बचे 4 लोग। इन 4 में से 2 लोग, एक बलई सिंह और एक अमर बहादुर सिंह, ये बेल पर बाहर आते हैं और बिल्कुल ड्रामाई अंदाज में, और एक अजीब इसको कहेंगे हम, कि जब ये बेल पे बाहर आते हैं तो दोनों को गोली मार दी जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। और ये इस केस के बड़े मेन विटनेस में भी, मतलब अक्यूज तो थे ही थे, चूंकि स्पॉट पे भी थे, तो ये बहुत कुछ शायद बता सकते थे, कर सकते थे, लेकिन इन दोनों की रहस्यमय हालत में गोली मारकर मौत हो जाती है। तो 3 पहले से बाहर, 2 मारे गए, 5 7 में से। एक छठे और को, जितेंद्र सिंह, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता है क्योंकि इसको किसी ने मौके पे स्पॉट पे देखा नहीं था, तो उसको बरी कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सैयद मोदी मर्डर केस में 6 लोग अब तक बरी हो चुके हैं, मतलब 6 नहीं बल्कि इसको टेक्निकली 4, 2 की मौत हो चुकी है, केस का भी फैसला नहीं आया। तो 7 में से 4 बरी, 2 की मौत हो गई गोली मारने से। अब एक लौता बचता है, एक और बलई राम नहीं, भगवती सिंह। भगवती सिंह को
2009 में कोर्ट जो है सैयद मोदी के मर्डर केस का गुनहगार मानती है और कहती है कि भगवती सिंह ने ही गोली चलाई थी जब वो मारुति कार में वहां पहुंचे थे, और इसी ने अपने रिवॉल्वर से फायरिंग की थी। और साथ में एक और नाम लेते हैं जितेंद्र सिंह का, जिसकी ऑलरेडी मौत हो गई थी जमानत पर, तो उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सीबीआई इस केस को चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में, कहती है कि नहीं, इस पे फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना कर देती है और उम्र कैद ही रहती है। तो सैयद मोदी मर्डर केस में कुल 7 एक्यूज थे, जिसमें से 4 को बरी कर दिया गया, 2 की रहस्यमय हालत में मौत हो गई। इकलौता एक बचता है जो गोली चलाया था और जिसको उम्र कैद की सजा दी गई है। ये चीजें तो हो गई, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिसने गोली चलाई उसको ट्रिगर दबाने का हुक्म किसने दिया था, यह आज तक नहीं मालूम, क्योंकि कोई आरोपी नहीं है। दूसरा, जो सीबीआई की थ्योरी थी कि ये पूरा जो सैयद मोदी का मर्डर केस है ये एक लव ट्रायंगल का नतीजा है, क्योंकि सैयद मोदी की वाइफ अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच में रिश्ते थे, और इस बात का एहसास सैयद मोदी को था, इस वजह से लड़ाई होता था, और सैयद मोदी को रास्ते से हटाने के लिए ही उसके मर्डर की प्लानिंग खुद उनकी बीवी संजय सिंह और अखिलेश सिंह ने मिलकर किया। लेकिन इन तीनों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इधर कोर्ट से जब शुरुआत में ही, जब चार्जशीट के बाद ये बरी होते हैं संजय सिंह और अमिता सिंह, तो आप देखिए कि इल्जाम क्या है कि ये दोनों के बीच में रिश्ता है और इस रिश्ते की वजह से सैयद मोदी की मौत हुई है। इधर दोनों कोर्ट से बरी होते हैं और बरी होने के कुछ वक्त के बाद ही अमिता मोदी अमिता सिंह बन जाती हैं, क्योंकि संजय सिंह से शादी कर लेती हैं। उन्हीं संजय सिंह से जिनको लेकर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी कि इनके रिश्ते की वजह से ये कत्ल हुआ है। तो वो सारी चीजों को छोड़कर कि दुनिया क्या कहेगी, मीडिया क्या करेगा, एक बार कोर्ट से बरी हुए और फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। इससे एक चीज साबित हो गई, वो ये कि जो सीबीआई की चार्जशीट में जो मोटिव था कि इन दोनों के बीच में रिश्ते हैं, वो कम से कम सही हो गया साबित, इस वजह से क्योंकि दोनों ने शादी की। और उस शादी का मतलब ये था कि पहले से ही इनके बीच में रिश्ते थे। शादी के बाद सैयद मोदी और अमिता, हालांकि अब उनको अमिता मोदी नहीं अमिता सिंह अब कहते हैं, उनकी जो बेटी पैदा हुई थी मुंबई में, आकांक्षा, उसको संजय सिंह ने ही गोद लिया, मतलब अपनी बेटी की तरह, और आज ये लोग एक साथ रहते हैं। उधर जो संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा, उनको लेकर उनके रिश्ते ठीक नहीं थे, बल्कि उन्होंने कोर्ट में केस भी किया जब अमिता से शादी हुई संजय सिंह ने, कि उन्होंने मुझे तलाक नहीं दिया और उसके बिना डिवोर्स किए हुए शादी अवैध है। मामला लंबे तक कोर्ट में चला। उसके बाद फिर बीच में दोनों में समझौता भी हुआ, फिर हाल में भी हुआ कि झगड़ा होता है, लेकिन कुल मिला के अब कहानी जो इस वक्त की है वो ये है कि संजय सिंह जो हैं वो अभी भी नेता हैं, एमपी रहे, और अमिता को अभी उन्होंने जो लास्ट चुनाव हुआ था उस चुनाव में अमेठी से ही लड़ाया गया, और वो इस वक्त एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक। और उनकी दोनों बीवियों ने चुनाव लड़ा था, गरिमा सिंह ने भी लड़ा था। तो ये है पूरी कहानी सैयद मोदी की। लेकिन इसमें से सबसे अफसोसनाक बात वो ये है कि इस पूरे केस में 88 में ये हुआ था, 12 साल उधर, 18 साल इधर, 30 साल हो गए। और बहुत पहले जब मैंने इस पे पूरा शो बनाया था तब मुझे याद है मेरे पास नोटिस भी आया था
अमीता का ही, कि इस तरीके से आप नहीं कर, जबकि हमने सब चार्जशीट और उसके बेस पे किया था, पर उन्होंने ये भी दलील दी थी कि चार्जशीट में बाद में हमारा नाम हट गया और हमें कोर्ट ने सजा नहीं दी। तो जाहिर सी बात है, जब कोर्ट ने नहीं दी तो आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। लेकिन कुल मिला के एक सवाल जो है वो हमेशा पूछा जाता रहेगा और पूछा जाएगा, वो ये कि सैयद मोदी को गोली मारने वाला अगर जो शख्स था जिसको उम्र कैद की सजा दी गई है, वो एक सिर्फ मोहरा भर था, उसको गोली चलाने का हुक्म किसने दिया? वो बड़े लोग कौन थे? वो कभी सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? उन्हें कभी सजा मिलेगी कि नहीं? सैयद मोदी के घर वालों को कभी इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपने आप तो सिर्फ उसकी सैयद मोदी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना उसका कोई तार कभी कोई एस्टेब्लिश हुआ कि जिसको उम्र कैद की एक मामूली सा वो शख्स है जिसको सजा दी गई, क्रिमिनल। तो असली हुक्म किसी और ने दिया था, इशारा कहीं और से आया था। गोली बेशक किसी और ने चलाई, पर ट्रिगर दबाना का हुक्म कहीं और से था। लेकिन वो आज तक इस केस में उसका कोई खुलासा नहीं है। और सीबीआई की चार्जशीट में जो मोटिव था, जो है पूरे सिस्टम पर, सरकार पर, हमारी खुफिया एजेंसी पर और जासूसी दुनिया पर भी। ये नाम शायद सभी जानते हैं, रविंद्र कौशिक। और इस नाम को एक और जो अभी हाल में ज्यादा सुर्खियां मिली थी, वो तब जब कुछ साल पहले सलमान खान की फिल्म आई थी एक था टाइगर। एक्चुअली ये इस फिल्म का नाम और इस फिल्म की जो हालांकि कहानी अलग थी, प्लॉट अलग था, लेकिन इंस्पायर पूरा जो है, जो इस कहानी को लिखी गई थी और इसका खास तौर पर नाम, वो इसी रविंद्र कौशिक से प्रेरित था। क्योंकि रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का खिताब मिला था, और ये खिताब किसी और ने नहीं बल्कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। और वो क्यों दिया गया था ब्लैक टाइगर का खिताब, ये आज जब पूरी कहानी आप सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा। बट मैं रविंद्र कौशिक की कहानी सुनाऊं उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है, और क्राइम तक के इसी प्लेटफॉर्म पे कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी है। तो मैं थोड़ा सा वो आपको डिटेल में बता दूं कि ये जासूसी दुनिया होती क्या है और जासूस होते क्या, और इनको लेके सरकार के हमारे नजरिया क्या होता है। हर मुल्क की अपनी अपनी एजेंसियां होती हैं, अपने अपने जासूस होते हैं, और ये किसी से ढकी छुपी बात है नहीं। जैसे जो भी खुफिया एजेंसी किसी भी कंट्री की होती है, चाहे वो सीआईए हो, केजीबी हो, MI6 हो, मोसाद हो, आईएसआई हो, रॉ हो, तो ये सारी खुफिया एजेंसियां अलग अलग कंट्री की, और ये लोग काम करते हैं जासूसी की दूसरे मुल्कों में जाकर। एक तो होते हैं जो इनके अपने जैसे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, और एक जो जासूस होता है, या जिसे कई बार अंडर कवर एजेंट भी बोलते हैं, वो करते तो काम है एजेंसी के लिए, लेकिन उसमें एक अजीब सी शर्त होती है कि अगर आप जासूसी करते हुए किसी दूसरे मुल्क में पकड़े गए, तो फिर हम आपको डिसोन कर देंगे, हम आपको पहचानेंगे नहीं, हम आपको मतलब ज्यादातर मामलों में था कि किसी तरह की आपको मदद नहीं करेंगे। तो एक तरह से उसकी जिंदगी जो है वो अजीब होती है एक जासूस की। और ऐसे कई केस हैं जिसमें पकड़े जाने के बाद गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसकी रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। और यही चीज रविंद्र कौशिक के साथ भी हुई, जिसे ब्लैक टाइगर तक का खिताब दिया था देश की प्राइम मिनिस्टर ने। उसका आखिरी वक्त कैसे गुजरा, उस क्या कुछ हुआ, तो ये एक अफसोसनाक कहानी है। लेकिन ये एक
मतलब देशभक्ति की अगर मिसाल भी कहूं इस कहानी को तो भी गलत नहीं होगी, क्योंकि देशभक्ति का जिसके अंदर जज्बा होता है वही शायद ऐसे कदम उठाते हैं, आम आदमी के बस की बात नहीं है। और रविंद्र कौशिक को ये सारी सच्चाई मालूम थी, उसके बावजूद उसने देश की हिफाजत के लिए, देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके का रहने वाला एक शख्स, बचपन से उसे थिएटर का बड़ा शौक था, एक्टिंग का बड़ा शौक था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, फादर उसके एयरफोर्स में थे, घर में 4 भाई बहन, जिसमें वो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी बहन थी एक, और वो श्रीगंगानगर के ही कॉलेज से उसने फिर बीकॉम किया। और कॉलेज जाते जाते तब तक वो बहुत सारे थिएटर करता था, थिएटर का शौक था। और रविंद्र कौशिक की शक्ल जो है वो काफी स्मार्ट, और उस वक्त लोग कहते थे कि विनोद खन्ना है वो, विनोद खन्ना से शक्ल बहुत मिलती थी। तो थिएटर का ही शौक था और थिएटर ही वो किया करता था। लेकिन थिएटर में भी ज्यादातर जो रोल जो प्ले करता था वो देशभक्ति के, कभी फौजी जवान के, कभी सिपाही के, इस तरह के रोल ज्यादा पसंद थे। तो देशभक्ति का जज्बा भी था घर में भी, एक चूंकि फादर एयरफोर्स में, तो सोच समझ कुछ वैसी ही थी, तो वो भी कुछ करना चाहता था देश के लिए। शुरू से ही उसके अंदर ये मिजाज था। कॉलेज पास जब ये बीकॉम कर चुका, उसी साल, ये बात है 1975 की, 1975 में एक प्ले था लखनऊ में, और लखनऊ में प्ले के दौरान जब वो प्ले कर रहा था तो उसमें एक भारतीय फौज का रोल प्ले कर रहा था। और उसको उस वक्त चीन के साथ हम जंग हारे थे, तो उसमें ये दिखाया गया था कि कैसे एक आर्मी का जवान चीनी फौज के कब्जे में आ जाता है और चीनी फौज उससे राज उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर करती है, और वो पूरी तरह से टॉर्चर हो रहा है। और ये किरदार निभाया रविंद्र कौशिक ने, और बहुत खूबसूरती से निभाया। जब ये प्ले हो रहा था लखनऊ के जिस थिएटर हॉल में, वहां पर रॉ के कुछ एजेंट बैठे हुए थे, और कहते हैं कि जब श्रीगंगानगर में ये पढ़ाई कर रहा था और तब भी वहां पे प्ले होता था रविंद्र कौशिक, तब भी रॉ की नजर इसके ऊपर थी, क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी करता था रविंद्र कौशिक, और रॉ की नजर थी। अच्छा, आमतौर पर जासूसी के लिए जो हमारी एजेंसी है वो वैसे लोगों को चुनती है, प्रेफरेंस देती है जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं। श्रीगंगानगर भी बॉर्डर के पास है पाकिस्तान से इधर, तो ऐसे लोगों को और ऐसे नौजवान को जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, बॉर्डर के करीब हो, इन लोगों को ज्यादा इन पे नजर होती है। तो रॉ की नजर श्रीगंगानगर से ही थी, इस प्ले के जरिए और बाकी अपने उनके जो इन्फॉर्मर थे उसके जरिए। और रॉ को चाहिए भी था कि इस तरह का जो किरदार असली जिंदगी में असली किरदार निभा सके। तो लखनऊ में प्ले के दौरान में रॉ के कुछ लोगों से मुलाकात हुई। पहली बार वो रविंद्र कौशिक के सामने, और उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, लेकिन ये थिएटर में, प्ले में इस तरह की जो तुम एक्टिंग कर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर सच में कुछ देश के लेकर गुजरने का जज्बा है तो तुम दिल्ली में आकर मिलो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। रविंद्र कौशिक ने कहा ठीक है। तो 75 के एंड में ही रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचता। तब तक उसे मालूम नहीं था कि कौन सा काम है और ये लोग क्या हैं और रॉ क्या है, रॉ का नाम तक नहीं सुना था। जब वो दिल्ली आता है तब फिर 2 लोग मिलते हैं, उससे बातचीत होती है,
फिर उसको रॉ के दफ्तर ले जाया जाता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो RAW। पहली बार उसे तब पता चलता है कि हमारे जो देश की एक खुफिया एजेंसी है उसका नाम रॉ है, और रॉ के अफसर उसको पहले पूरी दुनिया में अलग अलग जो जासूसों ने कारनामे किए थे हमारे, उनके किस्से कहानियां सुनाते हैं, जिससे वो बड़ा प्रभावित होता है। फिर रॉ ऑफर देती है कि तुमको अगर जासूस बनना है तो बताओ, ये देश के लिए है। बिना सोचे समझे रविंद्र कौशिक हामी भर देते हैं और तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अब ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, और ये सब कुछ जो हो रहा था, रविंद्र कौशिक को पहली चीज ये बताई गई थी कि वो अपने घर में भी नहीं बताएगा कि वो क्या करने जा रहा है, बल्कि बिल्कुल इसको खुफिया रखना है। इसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है। अमृतसर, पठानकोट के इलाके में रॉ के कुछ अपने दफ्तर और बाकी चीजें थी, जहां पे ले जाकर, और फिर दिल्ली में, तो अमृतसर और पठानकोट, दिल्ली, यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है रविंद्र कौशिक को। रविंद्र कौशिक की पंजाबी बहुत अच्छी थी, और पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में पंजाबी ज्यादा बोली जाती है, तो पहला हर्डल यहाँ पार हो गया था कि ये पंजाबी चूंकि बेहतर बोलता है, तो वहां पे ज्यादा घुलने मिलने में मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान में जाकर रहना है एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर, तो फिर उर्दू आनी चाहिए, लिखना भी, पढ़ना भी, बोलना भी, और वहां रहना है तो आपको फिर नाम, पहचान, सब कुछ बदलना होगा। तो फिर बाकायदा रविंद्र कौशिक को उर्दू की तालीम दी जाती है, अरबी, कुरान शरीफ, ये सब पढ़ाया जाता है। नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज में क्या पढ़ते हैं, ये सिखाया जाता है। तो पहले चरण में, पहले फेज में ये बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि एक पाकिस्तान में आम मुसलमान कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे उठता बैठता है, कैसे नमाज पढ़ता है, कैसे कुरान शरीफ पढ़ता है, सलाम दुआ कैसे होता है, ये सारी बेसिक छोटी छोटी जानकारी। तो बाकायदा ये अरबी और कुरान और नमाज, इन सब की तालीम जो है वो रॉ की तरफ से मौलाना के जरिए दिलाई जाती है। इसी के साथ साथ दूसरे फेज में फिर उसे पाकिस्तान के नक्शे के बारे में जानकारी दी जाती है कि पाकिस्तान के शहर कौन कौन से हैं, वहां की जुबान कौन कौन सी है, वहां के नेता कौन कौन से हैं। तो बेसिक एक हिस्ट्री वो पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है। देन इसके बाद जासूसी की जो बेसिक चीजें होती हैं, वो स्पाई, वो सिखाया जाता है। साथ में हथियार कौन कौन से कैसे होते हैं, हथियार की ट्रेनिंग दी जाती है। और आखिर में जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि चूंकि रॉ ये मानकर चल रही थी कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में जाकर लंबे वक्त तक रहना है, और जो अंडर कवर एजेंट होते हैं, एक तरह से आप कई फिल्मों में भी आपने देखा होगा, एक स्लीपर सेल भी हम लोग कहते हैं। स्लीपर सेल का मतलब ये होता है, वो कहीं पे आप उसको किसी शहर में या किसी मुल्क में भेज दो और वो वहां आम लोगों के बीच में घुल मिल के रहेगा, उन्हीं जैसा रहेगा, आम वो नौकरी भी करेगा, शादी भी करेगा, उसके बच्चे भी होंगे, और जब उसकी जरूरत होगी तब वो सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। ये स्लीपर सेल का काम होता है। तो स्लीपर सेल जैसा ही मामला अपने अंडर कवर एजेंट का भी होता है। तो एक तो शॉर्ट टर्म होता है कि आपको किसी मिशन पे भेजा गया जासूसी के लिए, मिशन कंप्लीट, आप वापस आ गए। एक होता है लॉन्ग टर्म परमानेंट, आप स्पाई,
आपको एक मुल्क में भेज दिया गया, अब आपको वहीं रहना है और वहां रहकर आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। तो रविंद्र कौशिक की अदाकारी की महारत को देखते हुए ये तय किया गया कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान में रहना है और इसीलिए बाकायदा उसकी एक नई पहचान बनाई गई। उसे तमाम एक मुस्लिम रीति रिवाज, मुस्लिम रहन सहन क्या होता है, ये सारी ट्रेनिंग देने के बाद कंप्लीट हो गया। तो एक सिर्फ आखिरी चीज बची थी और कोई रिस्क नहीं लिया सकता था। तो यहां तक कि फिर रविंद्र कौशिक का खतना भी किया जाता है ताकि वो पूरी तरह से मुसलमान साबित हो। जब ये पूरी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद रविंद्र कौशिक को 6-7 अलग अलग पहले मुल्कों में ट्रायल के तौर पे भेजा जाता है और बहुत छोटे मोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं। वो सारे असाइनमेंट को कामयाबी के साथ पूरा करता है। इस 6-7 कंट्री में भेजने के दौरान उसको पाकिस्तान भी भेजा जाता है, तो पाकिस्तान में भी कामयाब हो जाता है। और जो ऐसी जगहों पे भेजा जाता है उसमें 2-3 चीजें थी। एक तो असाइनमेंट दिया गया, दूसरा आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, आपकी जो खबरी हैं उनको पहचानते हैं और अपने लिए सोर्सेस तलाशते हैं। तो ये बेसिक काम जासूसी में होता है। तो ये 6-7 कंट्री में सारे मिशन कंप्लीट करने के बाद 2 साल का वक्त निकल चुका था। 1975 में से ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके बाद 6-7 मुल्क भेजा गया। 1977 आते आते जब सारे मिशन पूरे हो गए तब रॉ पहली बार ये डिसाइड करती है कि अब रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजना है और वो पाकिस्तान में ही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए और वहां रहकर वो सारी जानकारी देगा। अब पाकिस्तान में क्यों और रविंद्र कौशिक को ही क्यों, इसकी 2 वजह थी। 65 और 71 की जंग पाकिस्तान के साथ हमारी हो चुकी थी। 71 में बांग्लादेश को बना दिया, पाकिस्तान की हालत खराब, वो गुस्से में बदला भी लेना चाहता था। तो इन 2 जंगों के बाद हर मुल्क ये काम करती है, हमने भी यही किया कि अगर अगली बार फिर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार हो, जंग छेड़ दे, तो हमें उनकी इस्टेब्लिशमेंट, खासतौर पर डिफेंस, फौज, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम वहां अपने लोगों को कहीं फिट कर दे तो बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो इसी सोच के तहत रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया था 65 और 71 की जंग के बाद। तो 75 में ट्रेनिंग शुरू होती है, 77 तक सारा काम हो जाता है। 77 के बाद पाकिस्तान रविंद्र कौशिक को भेजा जाता है एक नए नाम, नई पहचान के साथ। उस वक्त जब भेजा गया था तब ये कह रहे थे कि चूंकि अब रविंद्र कौशिक जैसे ही पाकिस्तान में अब जाएगा 1977 में, तो वो रविंद्र कौशिक नहीं रहेगा और वो हिंदू भी नहीं रहेगा। फिर उसको अपने आप को पूरी तरह से एक मुसलमान दिखाना है, उसी मजहब में ढलना है ताकि किसी को शक ना हो। तो इसलिए उसका नया नाम जब वो पाकिस्तान उतरता है तो उससे पहले रॉ यहां से उसके लिए नई आईडी कार्ड, पाकिस्तान के राशन कार्ड, सब कुछ तैयार था और एजेंसी ये सब चीजें बड़ी आसानी से कर लेती हैं। तो अब रविंद्र कौशिक जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखता है तब वो रविंद्र कौशिक उसी दिन से उसकी सारी पहचान वो एक तरह से हिंदुस्तान में ही दफन करके चला गया। और पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरने के बाद अब रविंद्र कौशिक से उसका नाम बदलकर नबी शाकिर, नबी अहमद शाकिर ये रख दिया जाता है। तो रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शाकिर हो चुका था। वहां जाने के बाद चूंकि पहले से ही रॉ ने सारा इंतजाम कर रखा था, उसके लिए
उसका अपनी पहचान पत्र, उसका अपना राशन कार्ड, सब कुछ था। और आम लोगों की तरह वो उसे रहना था। बदले में यहाँ पे पहले ये हो चुका था कि तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे कामों के लिए सिर्फ पैसे मायने नहीं रखते, वहां पे देशभक्ति का जज्बा भी मायने ज्यादा रखता मायने। तो जब ये पाकिस्तान गया, उससे पहले, जाने से पहले रविंद्र कौशिक ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि वो पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि ये डील और शर्त थी कि किसी को भी ये बात पता ना चले। तो उसने घर वालों से ये कहा कि उसको एक दुबई में नौकरी मिल गई है और वो दुबई नौकरी करने के लिए जा रहा है। ये कहकर रविंद्र कौशिक घर से निकला और पाकिस्तान पहुंच गया। नबी अहमद शाकिर के नाम से कराची पहुंचने के बाद जो रॉ के अपने सपोर्ट थे वहां पे, वो उनसे थोड़ी शुरुआती मदद मिली। उसके बाद वो अब वहां पे आम पाकिस्तानियों के बीच घुल मिलकर आम पाकिस्तानी बन जाता है। और अब यहां से उसकी जासूसी की दुनिया के सफर की शुरुआत होती है। लेकिन जितना रॉ ने सोचा था, रविंद्र कौशिक उससे कहीं ज्यादा तेज और उससे कहीं ज्यादा होशियार और बहुत तेजी से काम करने वाला एक जासूस निकला। पाकिस्तान पहुंचने के बाद नबी अहमद शाकिर के नाम से, हाँ, जब ये पाकिस्तान पहुंचे रविंद्र कौशिक, तब उसकी उम्र थी 23 साल, सिर्फ 23 ईयर्स। 1952 की पैदाइश थी, 1975 में ट्रेनिंग हुई थी, बल्कि 23 या 25 साल थे शायद। वहां जाने के बाद कराची के लॉ कॉलेज में रविंद्र कौशिक एडमिशन ले लेता, मतलब नबी शाकिर अहमद के नाम से। और यहां से ऑलरेडी वो बीकॉम में ग्रेजुएशन कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है कराची के, और फिर लॉ की डिग्री हासिल करता है। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद, बाकायदा पूरी पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, एक दिन अचानक अब उसे वहां चूंकि जासूसी करनी थी, उसके तरीके ढूंढने थे, निकालने थे। एक ऐसा काम करता है रविंद्र कौशिक जिसकी उम्मीद यहाँ पे रॉ को भी नहीं थी, और बल्कि ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम में से एक काम है किसी जासूस के लिए, जो अब रविंद्र कौशिक करने जा रहा था। एक दिन ग्रेजुएशन लॉ की डिग्री लेने के बाद अचानक वो पाकिस्तान के एक उर्दू के न्यूज़पेपर में देखता है कि एक इश्तेहार छपा है और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के लिए वैकेंसी थी। जैसे हम लोगों के अभी छपता है, आर्मी के लिए जब भी वैकेंसी आती है तो अखबारों में विज्ञापन आता है, ऐड आता है। तो पाकिस्तान के अखबार में इश्तेहार आया कि पाकिस्तानी आर्मी में लोगों की जरूरत है। रविंद्र कौशिक को लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं होगा, वो फौरन अप्लाई करता है। और किस्मत देखिए कि पाकिस्तानी फौज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब रविंद्र कौशिक नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा हो चुका था। जब ये खबर यहां मिलती है रॉ को, तो जाहिर सी बात है खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक होता है बाहर से जासूसी करना, बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, एक होता है उसी आर्मी के अंदर घुस जाना जिस आर्मी के अंदर से आपको खबर निकालनी है। इसके बाद आर्मी में वो नौकरी करता रहता है, धीरे धीरे उसकी तरक्की भी पाता रहता है, प्रमोशन होता रहता है। और प्रमोशन पाते पाते नबी अहमद शाकिर एलियस रविंद्र कौशिक पाकिस्तानी आर्मी में मेजर के पद तक पहुंच जाता है। और ये बड़ी बात थी,
क्योंकि मेजर के पद पर पहुंचने का मतलब है आप बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं। इसके बाद जब वो मेजर के पोस्ट तक पहुंच गए, फिर वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रॉ तक भेजना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उससे हिंदुस्तान को बहुत फायदा हुआ था। जिसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन, जिस पर सबसे ज्यादा काम किया रविंद्र कौशिक ने, जिसकी वजह से ब्लैक टाइगर का खिताब खुद इंदिरा गांधी ने दिया। एक तो ये कि पाकिस्तानी आर्मी का हिस्सा बनना, एक हिंदुस्तानी जाकर पाकिस्तान में रहता है और सब कुछ करता है। एक एटॉमिक पावर स्टेशन, जो पाकिस्तान का एटॉमिक पावर स्टेशन, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी, वहां के डिफेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी, और अपनी हिफाजत के लिए वहां की सेना क्या कर रही है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। जब पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन किया रविंद्र कौशिक ने, इसी दौरान में पाकिस्तानी आर्मी के ही एक में काम करने वाले एक अफसर की बेटी, जिसका नाम अमानत, उससे रविंद्र कौशिक को प्यार हो जाता है। अब जब लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी मुल्क में जासूसी करने जाते हैं तो उसमें एक ये भी है, स्लीपर सेल या फिर जो अंडरकवर एजेंट है, कि आपको कोई आप पे शक ना करे कि आप उस मुल्क के नहीं हैं या आप जासूस हैं। तो उसमें जो बेसिक चीजें बताई जाती है, उसमें बाकी नाम, पहचान, धर्म, ये सारी चीजें तो होती है। साथ साथ ये भी होता है कि अगर आप लोकल लड़की से शादी कर लें तो फिर और भी ज्यादा लोगों को शक करने का मौका नहीं मिलता, यकीन करते हैं। तो यहां पे ये था कि उल्टा रविंद्र कौशिक को प्यार हो गया और उसने फिर रॉक तक ये मैसेज पहुंचाया कि अगर मैं शादी कर लेता हूं तो एक तो एक ही लोगों को शक नहीं होगा, और दूसरा वो भी पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए जिसकी बेटी है। लेकिन एक सच ये भी था कि खुद रविंद्र कौशिक को उस लड़की से प्यार हो गया था, अमानत से, और वो शादी करना चाहता था। लेकिन बिना रॉ की परमिशन के शादी मुमकिन नहीं थी। इसलिए उसने बताया कि यहाँ पे लोगों का यकीन और दिल जीतने के लिए शादी करना जरूरी है। तो रॉ ने भी फिर कहा, जो कि ऐसा पहले भी कई केस में हो चुका था, तो रॉ ने हरी झंडी दे दी। इसके बाद बाकायदा रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद शाकिर ने अमानत से निकाह किया। इसके बाद इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अरीब रखा गया, और बीवी तक को पता नहीं था, मतलब अमानत तक को, कि रविंद्र का ये जो नबी अहमद शाकिर है, इसका असली नाम रविंद्र कौशिक है, ये हिंदुस्तानी है। जब उसने अपने घर तक नहीं बताया तो फिर वो कैसे बताता? तो बताया नहीं। इसी बीच में करीब 4-5 साल गुजर गए। पहली बार अब यहां पे इस घर में घर वाले परेशान थे। दुबई में बेटा बता कर गया नौकरी करने के लिए, लेकिन आ नहीं रहा मिलने के लिए। बीच बीच में खत जरूर आता था। 1981 में श्रीगंगानगर में रविंद्र कौशिक के छोटे भाई की शादी थी और उसे ये बात पता थी, और वो उस भाई से बहुत प्यार करता था और वो चाहता था कि उस शादी में शामिल हो। तो रॉ से बात की, फिर रॉ ने इंतजाम किया। अब चूंकि एक तो आप पाकिस्तानी आर्मी में हो और आप हिंदुस्तान आते हो शादी करने के लिए, तो जिस तरीके से हमारी जासूस वहां होते हैं उनके भी यहाँ होते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत था कि अगर वो आता है और यहाँ पे शादी में शामिल होता है और कहीं ये बात लीक हो गई तो उसके लिए बहुत बड़ा काफी मत्थापच्ची होती है, फिर प्लानिंग की जाती है। तो कहते हैं कि रविंद्र कौशिक उम्रा करने के नाम पे सऊदी अरब जाता है, फिर वहां से दुबई, और दुबई के रास्ते फिर अपनी रॉ जो है उसको चोरी छुपे
हिंदुस्तान लेकर आती है। और पाकिस्तान में ये किसी को पता नहीं कि वो हिंदुस्तान जा रहा है। पाकिस्तान में जो छुट्टी ली आर्मी से, और वो सारा ये था कि उमरा और दुबई जा रहे हैं। तो 81 में श्री गंगानगर आता है पहली बार रविंद्र कौशिक। आने के बाद भाई की शादी अटेंड करता है। अब घर वाले रविंद्र कौशिक के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि तुम भी शादी कर लो, तुम बड़े हो। आखिर में रविंद्र कौशिक अपने फादर से ये बता देता है कि उसने शादी कर ली है, बट वो आधा सच बताता है। वो ये कहता है कि उसने दुबई में एक लड़की है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की, उससे शादी की है। और साथ में ये भी बताता है कि उसको अब एक बच्चा भी होने वाला। तब तक ये अरीब जो है वो पैदा नहीं हुआ था, माँ प्रेग्नेंट थी। तो घर वालों को बड़ा सदमा लगता है कि एक तो बेटे ने बिना बताए भी शादी कर ली, फिर और भी पता चलता है कि अब बच्चा भी होने वाला है। खैर, खास तौर पर फादर को, लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह मान जाते हैं। शादी खत्म होती है। उसके बाद 1981 में ही रविंद्र कौशिक अपने घर से विदा लेता है कि वापस दुबई जा रहे हैं। उसके बाद वो वहां से निकल देता है और फिर पाकिस्तान पहुंच जाता है उसी रूट से, वाया सऊदी और दुबई। पता नहीं चलता किसी को कि वो हिंदुस्तान आया था। 81 में उस शादी को अटेंड करने के बाद उस फैमिली से, अपने घर वालों से रविंद्र कौशिक की वो आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद रविंद्र कौशिक की कभी अपने घर वालों से मुलाकात नहीं हुई। पाकिस्तान जाने के बाद वो अपनी जासूसी के काम में लग जाता है। जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारा भेजता रहता है। उसके काम से राव बहुत खुश। उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत काम की। बल्कि कहते हैं कि उस रविंद्र कौशिक की कई ऐसी जानकारियां थी जिसकी वजह से हमारे कई जवानों की जान बची है। क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन कुछ और थी, वो कहीं और जा रहे थे मिशन पे, और एंड टाइम पे इंफॉर्मेशन आई, वो बड़ा कारगर साबित हुआ। तो ये सारी चीजें थी जिससे रविंद्र कौशिक का एक तो दबदबा बढ़ा, रॉ खुश थी बहुत। और पाकिस्तानी आर्मी में जिस तरीके से वो मेजर था, उसके बाद ये था कि और ऊंचे पद पे जाएगा। और बड़ा मतलब एक पूरा प्लेटफॉर्म सज चुका था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाले दिनों में भी मिल सकती थी। लेकिन ये सिलसिला चलता, तभी एक अजीब सी चीज होती है। 83 तक 1983 तक रविंद्र कौशिक सारे इंफॉर्मेशन देता रहा और कभी किसी को शक तक नहीं हुआ पाकिस्तानी, जबकि पाकिस्तानी आर्मी में भी अपने लोगों की भी जासूसी की जाती है, उन पर नजर रखी जाती है। और जिस तरीके का काम था, जिस तरीके के इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, सीक्रेट, वो सारी वहां से लेना भेजना। लेकिन कभी भी अपने पूरे करियर में रविंद्र कौशिक एक बार भी पकड़ा नहीं गया, न किसी को शक हुआ। लेकिन 83 में किसी और की गलती की वजह से रविंद्र कौशिक का भांडा फूट जाता है। होता यह है कि रॉ एक और एजेंट को, जो पंजाब का रहने वाला था, उसे पाकिस्तान भेजती। उसका भी नाम और पहचान सब बदला हुआ था। उसका नाम रखा गया था इनायत मसीह। ये पंजाब का रहने वाला था और रॉ का एजेंट, और ये शॉर्ट टर्म पे एक मिशन पे भेजा गया था। तो इनायत मसीह को 1983 में अप्रैल का महीना था। इसे बताया गया कि हमारा वहां पे हमारे एक एजेंट हैं जो पाकिस्तानी आर्मी में है और उनका नाम नबी अहमद शाकिर है। तो उन तक एक डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना था और कुछ मैसेज देना था। तो इनायत मसीह को इस डॉक्यूमेंट्स, कागजात के साथ पाकिस्तान भेजा गया।
कराची में इनकी मुलाकात होनी थी नबी अहमद शाकिर से, लेकिन बदकिस्मती से इनायत मसीह जब पाकिस्तान बॉर्डर पार करता है तो बॉर्डर के पास ही उसे पाकिस्तानी आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद इनायत मसीह टूट जाता है और वो सच बता देता है कि वो पूछा जाता है यहाँ क्यों आए, किससे मिलने। तब उसने पहली बार बताया पाकिस्तानी आर्मी को कि मुझे कराची में अपने एक एजेंट से मिलना है। उस एजेंट का नाम नबी अहमद शाकिर है और वो पाकिस्तानी आर्मी में है। ये सुनकर पाकिस्तानी सेना के पांव तले से जमीन खिसक जाती है कि हमारी ही आर्मी में एक बंदा है जो इंडिया का जासूस है। और तो और इनायत मसीह असली नाम भी बता देता है कि नबी अहमद शाकिर नहीं, उसका असली नाम रविंद्र कौशिक है। इस जानकारी के बाद पाकिस्तानी सेना एक चाल चलती है। वो इनायत मसीह को अपने साथ ले जाकर कराची लेके पहुंचती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जिस दिन मुलाकात फिक्स है, जो टाइम फिक्स है, तुम उस जगह जाओगे और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे। कराची के जिन्ना गार्डन में इन दोनों की मुलाकात फिक्स थी। फ्राइडे का दिन था, जुमा के दिन में गार्डन में भीड़ बहुत कम होती है। 1983 अप्रैल का महीना, सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास इनायत मसीह जिन्ना गार्डन पहुंचता है कराची के। तय वक्त पर वहां नबी अहमद शाकिर गार्डन में पहुंचते हैं। दोनों एक बेंच पे बैठते हैं। इसके बाद जैसे ही और इस तरीके से बातचीत होती है कि जैसे दो सुबह सुबह जो वॉक करने आते हैं, टहलने आते हैं, वैसे लोग हैं, अनजाने लोग। और वो उन्हें कागजात, एक डॉक्यूमेंट्स देता है। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है, पहले से उस गार्डन में ही पाक आर्मी के लोग छुपे हुए थे। वो अचानक आते हैं और चारों तरफ से नबी अहमद शाकिर को घेर लेते हैं। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। फिर जो जुल्म सितम का दौर शुरू होता है वो बेइंतहा। जासूसी की दुनिया में इस तरीके के जासूसों को खुलवाने के लिए, उनका जुबान खुलवाने के लिए बहुत सारी तकलीफें दी जाती हैं, जिनमें बर्फ की सिल्लियों पर लिटाना हो, इलेक्ट्रिक शॉक देना हो, आपके हाथ पैर बांध के इस तरह खड़ा करना हो एक एक हफ्ता तक कि आपको नींद तो आएगी लेकिन आप सो नहीं पाएंगे। आपको ऐसी अंधेरे जगहों पर रखना है कि आपको 10-10, 15-15 दिन ये पता नहीं चलेगा कि ये सुबह है या शाम है, ये दोपहर है, वक्त क्या हुआ है। भूखा रखना, प्यासे रखना, अजीब अजीब तरीके से टॉर्चर करना, ये सब कुछ किया गया नबी अहमद शाकिर उर्फ रविंद्र कौशिक। बल्कि अब नबी अहमद शाकिर का यहां से किरदार खत्म हो जाता है क्योंकि रविंद्र कौशिक की असलियत सामने आ चुकी थी। इस बीच जो अमानत पाकिस्तानी फौज की जो बेटी जिसके साथ शादी की, उसे भी पता चलता और पहली बार उसे पता चलता है कि जिसको वो अपना शौहर मानती है वो दरअसल एक हिंदुस्तानी है और वो भी एक हिंदू है। वो एक ही बार जेल में मिलने के लिए आती है सियालकोट के, अमानत, अपने बेटे को लेकर अरीब को। और उसके बाद, उस मुलाकात के बाद दोबारा जब तक रविंद्र कौशिक जिंदा पाकिस्तान की जेल में रहे, कभी दोबारा मिलने नहीं आई। और रविंद्र कौशिक ने अपने खत में लिखा भी था कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी जो है वो हराम हो गई। और ये भी था कि जब ये पता चला कि ये रविंद्र कौशिक है और ये उसकी बीवी है, तो जाहिर सी बात है उस फैमिली के ऊपर भी जुल्म ढाए गए। तो रविंद्र कौशिक के लिए उसकी बीवी और बच्चों को भी, बेटे को भी पाकिस्तानी आर्मी ने काफी टॉर्चर किया था।
इसके बाद खैर जुल्म सितम चलता रहा, लेकिन रविंद्र कौशिक से लगातार यही पूछताछ हो रही थी कि उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन लीक की है, क्या क्या अब तक भेजा है। लेकिन वो इतना जीदार, इतना बहादुर, और उसे यही लग रहा था कि बस वो देश के लिए कर रहा है। उसने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। सारे जुल्म से है, सारे उसने टॉर्चर से है, लेकिन कभी आ, जिस तरीके से इनायत मसीह टूट गया फौरन, और उसने इस रविंद्र कौशिक की सच्चाई बता दी। अगर इनायत मसीह ना जाता तो शायद रविंद्र कौशिक पता नहीं मतलब कभी पकड़ा नहीं गया, और शायद आगे भी न पकड़ा जाता। लेकिन एक जासूस की गलती की वजह से दूसरा जासूस पकड़ा गया, लेकिन रविंद्र कौशिक ने अपनी कसम नहीं तोड़ी। उसने कभी भी अपनी जुबान से कुछ सच बोला नहीं। बेशक मार खाता रहा। इसके बाद उसे सियालकोट, कभी कोट लखपत राय जेल, कभी मियाँ वाली जेल, इन सब जगहों पे अलग अलग वक्त में रखा गया। फिर आर्मी कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई अदालत ने। इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था, तब रविंद्र कौशिक को लगातार ये उम्मीद थी कि भारत सरकार जो है उसे आजाद करा लेगी। उसकी एक वजह और भी है कि अक्सर दो मुल्कों के बीच में होता है कि जब जासूस पकड़े जाते हैं तो जासूसों की अदला बदली भी होती है कि ठीक है, हमारे 3 जासूस मैंने पकड़े हैं, 3 पाकिस्तान ने, तो मैं आपके 3 पाकिस्तानी जासूस को छोड़ रहा हूं, आप हमारे 3 हिंदुस्तानी को छोड़ दें। तो ऐसा पहले हुआ है, अब भी होता है। तो इस बात की पूरी उम्मीद थी। तो उसने किसी तरह से जेल से भी अपनी महारत दिखाते हुए रविंद्र कौशिक ने खत लिखे भारत सरकार को और अपने घर पे। इधर घर वालों को उसके बाद से, दुबई के बाद से, जो शादी के बाद या कोई अता पता कुछ था नहीं जब से गिरफ्तारी हुई। एक दिन अचानक इनलैंड लेटर तब हुआ करता था, वो नारंगी ब्लू कलर का, वो खत आता है घर पे श्रीगंगानगर में। वो खत रविंद्र कौशिक के फादर के हाथ में लगता है, वो पढ़ते हैं, और उसमें पहली बार लिखा था कि वो पाकिस्तान की जेल में है और उसे फांसी की सजा हो गई है, और वो भारत सरकार और मीडिया इन लोगों से बात करें, मेरी रिहाई मुमकिन है। लेकिन ये खत पढ़ने के बाद ही रविंद्र कौशिक के फादर की डेथ हो जाती है, और ये बात घर में किसी और को पता ही नहीं चलती है, न उनकी वाइफ को, न बहनों को, न भाई को। और वो खत तुड़ा मुड़ा उसी घर में पड़ा हुआ था, और खत उर्दू में लिखा गया था, और ये उर्दू उस घर में सिर्फ रविंद्र के फादर को आती थी। उनकी मौत के कुछ दिन के बाद अचानक घर के एक मेंबर की नजर उस इनलैंड लेटर पे पड़ती है। वो उठाते हैं, देखते हैं उर्दू में, तो फिर श्रीगंगानगर में ढूंढा जाता है, किसी उर्दू पढ़ने वाले को बुलाया जाता है, और वो फिर पूरा खत का मजमून पढ़ता है। तब पता चलता है इन्हें कि रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की सियालकोट जेल में है और उसे फांसी की सजा हुई। इसके बाद फैमिली वाले दिल्ली दौड़ते हैं। हाँ, उस खत में ये भी था कि दिल्ली में होम सेक्रेटरी से बात करें। ये लोग आते हैं, होम सेक्रेटरी हर जगह से मिलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार हमारी, रविंद्र कौशिक की किसी भी तरीके से मदद करने से इनकार कर देती है और अपना पल्ला झाड़ लेती है। वो जो शुरुआत पे थी कि जासूस की दुनिया वही है कि जब तक आप काम के हो तब तक काम के हो, आप पकड़े गए तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब सी चीज है, लेकिन यही सच है। तो भारत सरकार कोई मदद नहीं करती। धीरे धीरे खत आता रहता है, और उस खत में, एक खत में रविंद्र कौशिक ने ये तक लिखा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे देशभक्ति का सिला मुझे ये मिलेगा। अगर मैं अमेरिका का एजेंट होता तो मुझे 3 दिन के अंदर अमेरिका छोड़ा कर ले जाता, लेकिन यहाँ पे मैं सालों से पड़ा हूं, मेरी ही सरकार मेरी कोई सुध नहीं ले रही। शायद मैं उनके किसी काम का नहीं हूं, लेकिन जो मैंने वादा किया था मैं तोड़ूंगा नहीं। मैंने आज तक कभी कोई राज उगले नहीं है, न बताऊंगा, चाहे जान दे दूं। इस बीच में जब
सियालकोट जेल में रविंद्र कौशिक बंद थे, तभी दो और जासूस पकड़ाए थे, एक करामत राही और एक गोपाल दास। जासूसी के इल्जाम में ये भी पकड़े गए थे। तो ये भी वहां पहुंचते हैं तब इन्हें पता चलता है रविंद्र कौशिक के बारे में। और रविंद्र कौशिक की तब तक थोड़ी सी हालत खराब होने लगी थी, तबीयत खराब थी, टॉर्चर की वजह से अंधेरे में खाना नहीं मिलना, तो उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, हर वक्त सांस फूलना खांसना। तो कहते हैं कि इस जेल में ही मुलाकात हुई थी, और करामत राही वो जासूस है जिसे रिहा कर दिया गया था। बाद में वो हिंदुस्तान लौटे और उन्होंने पूरी रविंद्र कौशिक के आखिरी वक्त की जेल की कहानी भी सुनाई है। तो रविंद्र कौशिक ने बाकायदा कुछ खत भी दिए और अपनी बीवी और बेटे के फोटो भी दिए थे करामत राही को, कि अगर वो कभी हिंदुस्तान लौटे तो ये उनके फैमिली को जरूर दें, ताकि अगर कभी बेटा हिंदुस्तान आए तो वो पहचान ले। तो करामत राही तो खैर नसीब वाले थे, हिंदुस्तान लौट आए जासूस अपने। लेकिन 16 साल तक, हाँ, इस बीच में फिर पाकिस्तानी कोर्ट में अपील हुई फांसी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और 25 साल की उम्र कैद कर दी थी। और तब तक रविंद्र कौशिक अलग अलग जेलों में इधर से उधर रहे, हमेशा टॉर्चर किया गया, लेकिन लास्ट में खुद उनकी सेहत खराब हो गई। एक खत में उन्होंने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, मुझे टीबी हो गई और पाकिस्तान में टीबी की दवा नहीं है, तो आप दवा अगर भेज दे। घर वालों ने किसी तरह से यहां से दवा भी भिजवाया। पहली बार रविंद्र कौशिक को अपने फैमिली के बारे में भी पाकिस्तान के सियालकोट जेल में तब पता चला, जब वहां पे एक रेडियो प्रोग्राम आया करता था पाकिस्तान में, मिट्टी की खुशबू करके ये शो हुआ करता था, और ये शो जो है वो जेल के कैदियों को भी सुनाया जाता था। तो किसी तरीके से रविंद्र कौशिक ने यहाँ पे भी अपनी जासूसी का हुनर दिखाया, और उन्होंने ये मैसेज बाहर तक भिजवाया कि एक बार कोई मेरी फैमिली का इस रेडियो के जरिए प्रोग्राम में आए और अपनी जानकारी दे। तो ये फिर तब उस प्रोग्राम के जरिए पता चला था कि रविंद्र के को पहली बार पता चला कि उनके फादर की डेथ हो गई है, फैमिली अब जो है उसकी हालत बिगड़ गई है और पूरी फैमिली श्री गंगानगर से जयपुर शिफ्ट कर गई है। तो ये सारी चीजें पता चली। 16 साल जेल में अलग अलग बिताते बिताते और टीबी की बीमारी की वजह से फिर दिल की बीमारी हो गई। 2001 नवंबर में मुल्तान जेल में रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है। 16 साल तक वो भारत सरकार से लगातार गुजारिश किया, पूरी परिवार कोशिश करती रही सरकार के पास। इस दौरान में अलग अलग सरकारें आई, लेकिन किसी ने भी रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाने की कोई ईमानदारी कोशिश की ही नहीं। और एक जासूस जिसने अपनी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, जिसे मालूम था कि वो पाकिस्तान नहीं बल्कि मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि जासूस कब कहां पकड़ा जाए, कब भेद खुल जाए मालूम नहीं, लेकिन उसने देश के लिए न सिर्फ रविंद्र कौशिक से नबी अहमद शाकिर बना और पाकिस्तान में ही जाकर रहा, कभी उसने अपना मुंह नहीं खोला। और जब पकड़ा गया तो उसे उम्मीद थी कि जिस देश के लिए वो कर रहा है वो देश उसके साथ खड़ा होगा, उसे बचाएगा, लेकिन उससे किसी ने बचाया नहीं। और आखिर में 2001 में मुल्तान में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद मुल्तान जेल के पीछे ही रविंद्र कौशिक को दफना दिया गया, क्योंकि वहां पे उस हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से, वो नबी अहमद शाकिर था, रविंद्र कौशिक नहीं।
और इसीलिए उसको मुस्लिम तरीके से दफना दिया गया। मरने से 3 दिन पहले आखिरी खत रविंद्र कौशिक ने अपने घर वालों के लिए लिखा था और वो खत उन्हें मिला भी, और उस खत में शिकायत यही थी कि जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया उस देश के शायद अब मैं किसी काम का नहीं हूं, इसीलिए उन सब ने मुझे छोड़ दिया। और रविंद्र कौशिक वापस जिंदगी में कभी जिस जमीन की हिफाजत के लिए वो दूसरे मुल्क गया, उस जमीन की मिट्टी भी उसे नसीब नहीं हुई और उसे पाकिस्तान की सरजमीन में ही दफन होना पड़ा। कहते हैं कि जासूसी की दुनिया में, खासतौर पर हमारे हिंदुस्तान में, उससे जियाला, उससे दिलेर, उससे ज्यादा ज़हीन दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो दुश्मन मुल्क में घुसकर दुश्मन की सेना में घुस जाए और बाकायदा वहां नौकरी करे, मेजर तक बन जाए। लेकिन ऐसे महान, ऐसे बहादुर जासूस का ऐसा अंजाम ये सवाल खड़े करता है कि क्या हम लोग उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे? क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती थी? ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी जासूस भी थे। यहाँ पे अदला बदली हो सकती थी, बातें हो सकती थी, शर्तें हो सकती थी, लेकिन ये चीजें नहीं हुई और वो जो है उसको हिंदुस्तान की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। उसके फैमिली के लोग आज भी हैं, आज भी उनकी शिकायत सरकार से है कि अगर सरकार चाहती तो रविंद्र कौशिक हिंदुस्तान लौट सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में बनाकर रविंद्र कौशिक को दोबारा इस देश ने जरूर याद किया, लेकिन ऐसी याद का क्या मतलब, ये मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता। तो ये थी पूरी कहानी। पुणे से लगभग 112-15 किलोमीटर दूर एक सतारा इलाका है और उस सतारे के इलाके से भी करीब 10-15 किलोमीटर अंदर जाकर एक वाई करके जगह है और उस वाई पुलिस स्टेशन का ये मामला है। एक संतोष पोल, ये अपने आप को, अच्छा इसमें कई चीजें अजीब हैं। डॉक्टर संतोष संतोष पोल को लोग संतोष पोल के नाम से कम जानते थे। मैं पॉल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो POL लिखता था हमेशा। तो डॉक्टर संतोष पोल को पूरे इलाके में 15 साल से लोग डॉक्टर साहब के नाम से जानते थे। वो एक वाई इलाके में ही एक हॉस्पिटल था, घोटवाडेकर हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल में उसने करीब 8 साल काम किया। इसके अलावा वो वाई और उसके पास एक डोम गांव है वहां और आसपास के इलाकों में उसने कई डिस्पेंसरी भी खोली अपनी। लेकिन जब ये केस खुला तब पता चला कि कैसे डॉक्टर संतोष पिछले 15 साल से वहां के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। कायदे से वो डॉक्टर था ही नहीं कभी, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को डॉक्टर पेश किया और वहां के लोग तमाम उसके पास इलाज कराने आते। बट था बहुत काबिल। जिस घोटकावेटेकर हॉस्पिटल में वो 8 साल काम किया, वहां के जो हेड और जो ओनर थे डॉक्टर, उन्होंने बताया कि जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते थे तो पहला हेल्पर यही होता था, जो और खासतौर पर एनेस्थीसिया देने का काम भी यही करता था, पेशेंट को बेहोश करने का। वो भी बड़ी नाजुक चीज होती है एनेस्थीसिया किसी को देना, बेहोश करने, क्योंकि अगर आप तय मात्रा से ज्यादा अगर दवा देते हैं तो वो जान भी ले सकती है। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन वो भी उसकी प्रोफेशनल स्किल की बड़ी तारीफ करते थे उस हॉस्पिटल के जो मेन ओनर थे। लेकिन बाद में फिर कुछ झगड़ा हुआ, उसके बाद उसने वो हॉस्पिटल छोड़ा, फिर अपनी डिस्पेंसरी खोली। लेकिन जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश की तो पता चला कि कायदे से ये कभी डॉक्टर था ही नहीं।
इसने बैचलर ऑफ इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BEMS का कोर्स किया हुआ था और बस ये वही था। इसकी एक दूसरी पहचान ये भी थी कि ये वहां की ग्राम सभा में चुनाव भी लड़ता था और वहां का प्रतिनिधि भी रहा। उसने रिप्रेजेंट किया अपने गांव को, तो एक दबदबा था। इसके अलावा धीरे धीरे करके ये RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, उसका भी एक्टिविस्ट बन गया था। और ये इस RTI के हथियार का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए करता था, खासतौर पर पुलिस वालों के लिए। उसने करीब 50-60 ऐसे RTI के निकाल कर, वो कहते हैं, लोगों को, बहुत खासतौर पर पुलिस वालों को ही ब्लैकमेल करना शुरू किया करप्शन को लेकर। और इसलिए उस इलाके की, सतारा इलाके की पुलिस जो है डॉक्टर संतोष पॉल से घबराती थी, क्योंकि पता नहीं कब किस पुलिस वाले को ये फंसा दे, उनके ऊपर इल्जाम लगाए। RTI भी करता था, ऊपर तक एंटी करप्शन ब्यूरो में भी इसकी पहुंच थी, वहां तक जाता था। तो इसके ये जो 2-3 पूरा इसका एक अपना बना रखा था इसने, एक डॉक्टर, ऊपर से ग्राम सभा, ऊपर से RTI एक्टिविस्ट, और धरना प्रदर्शन रैलियों में भी शामिल होता था। तो खासतौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल इससे घबराते थे और डरते भी थे। ये इस कहानी का एक पार्ट है। अब दूसरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है 2016 जून में। 15 जून को इस वाई इलाके में, वाई पुलिस स्टेशन में कुछ लोग आते हैं मिसिंग कंप्लेंट लेकर। उनका कहना था कि आंगनवाड़ी स्कूल की एक टीचर, जिसका नाम मंगला था, वो गायब हो गई। पुलिस के पास रिपोर्ट आती है, वाई पुलिस स्टेशन उसकी तफ्तीश करती है, छानबीन करती है। लेकिन बहुत ही आमतौर पर पुलिस जो इस तरह के केसेस में करती है, कोई हाई प्रोफाइल केस ना हो, आम लोग हों, तो थोड़ा सा वो टालती भी है, टाइम भी लेती है। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। 15 जून को मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज हुई, पुलिस ने खानापूर्ति की, उसके बाद जांच करने लगी। तभी ये घर वाले पुलिस वाले को जाकर बताते हैं कि जो मंगला थी वो डॉक्टर संतोष पॉल के टच में थी और वो उससे इलाज भी कराती थी। तब भी पुलिस ने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया। एक तो पुलिस घबराती थी, और जिस वाई पुलिस स्टेशन में ये मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज थी, उस वाई पुलिस स्टेशन का के जो इंचार्ज था, उसके खिलाफ भी डॉक्टर संतोष पॉल ने उससे कुछ वक्त पहले ही करप्शन के बड़े सारे चार्जेस, इल्जाम लगा रखे थे, और वो उसको भी धमकाता था। और ये वो था जो पुलिस वालों से भी एक तरह से उगाही करता था, पैसे लेता था। तो अब ये सवाई पुलिस स्टेशन को ये भी लगा कि इस मामले में संतोष पॉल को उठाएं, पूछताछ करें, तो ऐसा न लगे कि उसने चूंकि इल्जाम लगाया तो पलट के पुलिस बदला ले रही है। तो एक प्रॉब्लम उनकी ये भी थी। तो इसलिए धीरे धीरे पुलिस वक्त टालती रहती है। लेकिन फिर घर वालों के प्रेशर डालने पे और बाकी लोगों के प्रेशर डालने पर पुलिस जब केस की तफ्तीश करती है और मंगला का जो कॉल डिटेल खंगालती है, तो पता चलता है कि 15 जून को जब ये गायब हुई थी, तो आखिरी बार जो उसके कॉल पे, उसके फोन पे जो कॉल आया था, वो डॉक्टर संतोष पॉल के मोबाइल नंबर से था। अब इतना काफी था बेसिक पूछताछ के लिए। पुलिस डॉक्टर संतोष पॉल को बुलाकर पूछताछ करती है। संतोष पॉल बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देता है, उसे कुछ नहीं मालूम, वो उसके पास अक्सर इलाज कराने आती थी, तो इसलिए इलाज के सिलसिले में फोन किया होगा। और ये कहकर वो पुलिस को टाल देता है। पुलिस के पास भी कोई प्रूफ नहीं, कोई सबूत नहीं, पुलिस उसको जाने देती है। लेकिन इधर पुलिस को थोड़ा सा डाउट था कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, तो पुलिस अपनी तफ्तीश को अब आगे बढ़ाती है। दूसरा एक यहाँ पे शायद इंटेंशन ये भी था कि उसी वाई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के खिलाफ पीछे पड़ा हुआ था डॉक्टर संतोष पॉल, तो उन्हें लगा कि इस केस में अगर उसको घेर सकते हैं
तो बदला भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुलिस ने काम करना शुरू किया। डॉक्टर संतोष पॉल ने मना कर दिया। अच्छा, रीजन भी यही था कि हाँ, उसके बहुत सारे पेशेंट हैं जो उसको कॉल करते हैं इलाज के लिए। तो पुलिस ने इसमें कुछ अजीब लगा भी नहीं, छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद जब मंगला के कॉल डिटेल को खंगाल गया तो पुलिस ने देखा कि मंगला की गायब होने के हाँ, उस दिन ये बताया था कि मंगला से बातचीत हुई, उसके बाद उसने मंगला को नहीं देखा। लेकिन उसके बाद भी अगले 3-4-5 दिनों तक मंगला के मोबाइल से कॉल किया जा रहा था। तो पुलिस को ये बड़ा अजीब लगा। तो उसने देखा कि ये कॉल कहाँ कहाँ गया। तो जब उसने सारे कॉल नंबर डिटेल खंगाले तो एक नंबर एक ज्योति नाम की नर्स से जाकर मिलता है। जैसे ही ज्योति का नाम सामने आता, पुलिस थोड़ी सी हैरान होती, इसलिए कि ज्योति एक्चुअली डॉक्टर संतोष पॉल की करीबी थी और उसके लिए बतौर उसके क्लिनिक में, डिस्पेंसरी में नर्स के तौर पे काम करती थी और कई साल से उसके साथ थी। बल्कि उस इलाके में ये भी था कि ज्योति जो है वो डॉक्टर संतोष पॉल की गर्लफ्रेंड है। तो जब ये चीज सामने आती है तो पुलिस बिना डॉक्टर संतोष पॉल के बताए हुए ज्योति को उठा लेती है और ज्योति से पूछताछ करती है कि ये नंबर तुम्हारा एक तो आ रहा और दूसरा जिस जिस लोकेशन पे है वहां वहां तुम भी हो। तो एक तो उस नंबर से कॉल किया गया, दूसरा वो फोन भी ज्योति के पास ही था। तो जब ये चीज आती है, पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ज्योति चूंकि एक लड़की थी वो आसानी से टूट जाती है और वो कहती कि हाँ, ये मंगला का फोन है और ये फोन मुझे डॉक्टर संतोष पॉल ने दिया था। तो उसने कहा कि मंगला कहाँ है। तब उसने बताया कि एक्चुअली मंगला को 15-16 जून की रात और सुबह ही डॉक्टर संतोष पॉल ने मार दिया और मारने के बाद उसको एक फार्म हाउस है वहीं पे, डोम गांव है, उसका एक हिस्सा पोल्ट्री फार्म के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उसी पोल्ट्री फार्म में या फार्म हाउस में दफना दिया। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो इसके बाद पुलिस सबसे पहले एक टीम मुंबई जाती है, क्योंकि इस 15 जून के बाद जब डॉक्टर संतोष पॉल से पूछताछ शुरू हुई तो संतोष पॉल अपने बहनोई के पास मुंबई चले जाते हैं, जहां पे वो उनका बहनोई रहता था, पुलिस से बचने के लिए भी। और उससे लगता है बाद में आ जाएंगे। तो पुलिस की एक टीम जाती है मुंबई और डॉक्टर संतोष पॉल को गिरफ्तार करके लाती है। उसके बाद ज्योति के साथ आमना सामना जब कराती है तो संतोष पॉल के पास कोई और रास्ता बचा नहीं। फिर वो अपने जुर्म का इकरार करता है और उसके बाद जो कहानी सुनाता है तो सतारा पुलिस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस एक मंगला केस के जरिए वो एक सीरियल किलिंग का एक बहुत बड़ा केस को खोलने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा सीरियल किलर उनके सामने बैठा हुआ है। जो पहली चीज बताता है डॉक्टर संतोष पॉल, वो ये बताता है कि मंगला को मारने के बाद उसने उस फार्म हाउस में ही दफना दिया है। और वो फार्म हाउस भी एक्चुअली उसका नहीं था, वो एक सिंचाई विभाग की महाराष्ट्र सरकार की जमीन थी जिसपे उसने कब्जा कर रखा था, इसी तरह से डरा धमकाकर, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर। और उस फार्म हाउस में कमरा वमरा बनाने के बाद, थोड़ा ठीक ठाक कराने के बाद, उसने एक पोल्ट्री फार्म भी खोल दिया था। वो पोल्ट्री फार्म खोलने का मकसद कुछ और था, वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसने बताया कि मंगला की लाश को उसने फार्म हाउस में दफना दिया। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, जिस जगह पे वो बताता है कहाँ पे दफनाया आप, चूंकि वो बहुत बड़ा था, तो वो एक जगह पे ले जाकर, एक नारियल का पेड़ लगा हुआ था, वो बोलता है इस नारियल के पेड़ के नीचे। पुलिस की टीम नारियल के पेड़ को फिर मशीन से काटती है, हटाती है, गड्ढा करती है
अंदर से एक कंकाल मिलता है, उसको भेजा जाता है, तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि फॉरेंसिक और उससे डीएनए से कि ये मंगला की ही लाश है। अभी तक बात सिर्फ मंगला तक चल रही थी, लेकिन इसके बाद फिर पुलिस को कुछ शक होता है, और क्योंकि कुछ चीजें ज्योति ने ऐसी बताई थी, उसका बाद अचानक सतारा पुलिस के पास आसपास के जितने एरिया थे वो सब, वो जो वहां के आईजी एक आते हैं और वो कहते हैं कि एक मिसिंग रिपोर्ट पे काम करना शुरू करो, क्योंकि उन्हें डॉक्टर संतोष पॉल के कुछ पूरे उसके कैरेक्टर को लेकर और उसके हाव भाव, उसके बात करने के तरीके पे शक होता है। और वो कहते हैं कि जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट है उस पे पता करो वो कौन कौन कब से मिसिंग है और उनका क्या हुआ। तो जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि करीब 16 औरतें, महिलाएं आसपास के इलाके से मिसिंग हैं। अब उसमें कॉमन बात क्या थी? कॉमन बात ये थी कि जो 16 की 16 गायब थी, या तो वो अकेले रहती थी या उनका पति कहीं और बाहर नौकरी करता था, उस जगह पे नहीं रहता था। अब इसके बाद पुलिस ने फार्म हाउस की तरफ जब ध्यान दिया तो उसने देखा कि वहां पे करीब 22 से 25 नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। अब ये नारियल के पेड़ के ऊपर ध्यान देना इसलिए था क्योंकि ज्योति ने गलती से एक बात बता दी थी पुलिस को, इसी के ऊपर उन्होंने फोकस किया था। तो जब ये मिसिंग रिपोर्ट आती है, इसके बाद इस दौरान में ये वहां के लोकल अखबार में ये खबरें भी आनी शुरू हो जाती हैं कि वो गायब थी मंगला, तो उसकी लाश एक फार्म हाउस में मिली, डॉक्टर संतोष ने मारा, डॉक्टर साहब ने मारा। तो अब जितने लोगों की घरों से गायब थी औरतें, उनको अचानक लगता है कि कहीं उनके जो मिसिंग है उसको भी ना मार दिया, तो वो सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो पुलिस पे फोर्स करते हैं कि हमारे इस जो गुमशुदा है इनको भी अब तलाशिए। तो पुलिस के ऊपर भी प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर। इसके बाद संतोष पॉल से फिर अच्छे तरीके से पूछताछ होती है। जब अच्छे तरीके से पूछताछ होती है तो फिर वो पूरी कहानी सुनाता है, और इसके बाद पुलिस की टीम फार्म हाउस पहुंचती है, जेवीसी मशीन जाती है, फार्म हाउस में खुदाई शुरू होती है। एक एक कर मंगला के अलावा, अच्छा वो बहुत बड़े एरिया में है फार्म हाउस, तो 5 नारियल के पेड़ की तरफ वो उंगली करता है, उनकी खुदाई होती है, उसमें कई दिन लगते हैं और उन 5 के नीचे से कंकाल मिलते हैं। तो कुल 6 ऐसी लाशें मिली। इनमें से 5 औरतों की थी, एक पुरुष का था, मेल था एक लाश तो ऐसी मिली जिसकी ऑरेंज रंग की साड़ी उसके कंकाल के साथ उस वक्त भी वैसी चिपकी हुई थी, उसको आइडेंटिफाई किया गया। तो बाकी जो 6 के 6 मिले, उन सब के 6 के 6 की पहचान और शिनाख्त हो गई। अब इनकी कहानी शुरू होती है। इसमें से जो पहला कत्ल किया था डॉक्टर संतोष पॉल ने, वो 2003 में किया था। संतोष पॉल उस इलाके में जब था सतारा में, तो एक 23 साल की महिला थी जिसके साथ इससे इश्क हुआ। उसके बाद उसकी शादी होने वाली थी कहीं, वो इससे चाहती थी शादी कर ले, इसने मना किया। जब वो प्रेशर डालने लगी तो एक दिन इसने उसको बुलाया और बोला कि तुम सारे अपने गहने वहने लेकर आ जाओ और फिर हम शादी करते हैं। वो आई, उसके बाद इसने उसको इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का, बेहोश हो गई। उसके बाद उसी बेहोशी के हालत में इसने गड्ढा खोदा और
वो जिंदा थी। इसने जो भी 6 लोगों को मारे वो सब जिंदा थे। उसके बाद उसमें दफनाया और उसके ऊपर नारियल का एक पेड़ लगा दिया। ये पहला कत्ल था उसका। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा, फिर एक और से इसको इश्क हुआ। फिर ये जिसकी ऑरेंज कलर की साड़ी मिली थी साथ में कंकाल के, उसने उसे भी गहने के साथ और उसके साथ बुलाया, और बुलाने के बाद फिर उसको भी इस सिरिंज से इंजेक्शन दिया और वो बेसुध हो गई। इस इंजेक्शन की खासियत ये थी कि इसको आप जब देते हैं तो बेसुध हो जाते हैं। आपको सब कुछ पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, आपके हाथ पैर ऐसा लगता उठ नहीं रहा। और उसी आलम में वो उसको गड्ढा खोदता और दफना देता जिंदा, और उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगा देता। एक इसके बाद महिला थी जिसको इसने झूठ बोला था कि तुम्हाको HIV एड्स है, और एड्स के नाम पे काफी दिन तक बोला मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इलाज करूंगा, और वो करते करते फिर उसने उसको भी मार डाला, क्योंकि उससे उसने उधार ले रखे थे बहुत। उसे भी मारने के बाद वही फार्म हाउस में नारियल के गड्ढे में डाला और फिर नारियल का पेड़ लगा दिया। जो इकलौता पुरुष था वो वहां का एक, उसकी जेवर की दुकान थी डोम गांव में ही, सतारा में। उसने उससे कुछ उधार ले रखा था और वो उससे वापस पैसे मांग रहा था। तो उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल रहा था कि पैसे दो नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। तो एक दिन उसने इसको बीच में, फिर वो कुछ बीमार रहने लगा जिसने उधार दिया था, तो एक दिन उसको बोला कि तुम आओ, तुम्हारा मैं इलाज कर देता हूँ ठीक से। और उसी फार्म हाउस में बुलाया, उसमें एक कमरा बनाया हुआ था ऑलरेडी। वहां उसने उसको वही इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के बाद बेसुध हो गया, और उसके बाद उसने उसको भी गड्ढे में दफनाया और उसके ऊपर नारियल का पेड़ लगा दिया। इसके सारे कत्ल में एक कॉमन चीज ये थी कि ये जिसको मारता था अचानक नहीं मारता था, ये पहले से प्लान करता था। जैसे आज इसने तय किया कि इसे मुझे मारना है, तो वो दिन भी चुनता था और तारीख भी चुनता था और वक्त भी चुनता था, और उसको मारने से पहले उस फार्म हाउस में बाकायदा गड्ढा तैयार कर देता था, और वो पूरा गड्ढा खोदने के बाद तब वो अपने शिकार को बुलाता था, और फिर उसको मारने के बाद दफनाता था। और नारियल का पेड़ सिर्फ इसलिए ताकि उसे याद रहे किस किस जगह किसको दफनाया। तो जब मंगला की लाश मिली थी जिस दिन, आखिरी जो, और पुलिस ने उसको फिर पकड़ा, तो ये सारी तफ्तीश और ये सारी चीजें, ये सारी कहानियां तो चलती रही। अचानक एक पुलिस वाले ने नोटिस किया कि उसी फार्म हाउस में एक और गड्ढा खुदा हुआ है। अब पुलिस के लिए ये बड़ी अजीब चीज थी कि मंगला को तो इसने मार दिया, और वहां गड्ढा होने का मतलब जो इसने पूछताछ में बताया था कि ये पहले से गड्ढा खोदता था, क्योंकि ये तारीख जब डिसाइड कर लेता था किस दिन मारना है तो पहले गड्ढा वड्ढा सब रेडी होता था। तो पुलिस बड़ी हैरान कि ये 7वां गड्ढा किसके लिए। तो जब पूछताछ हुई तो पता चला कि जिस ज्योति, जो इसकी पार्टनर थी, जो नर्स, जो मंगला के कत्ल में भी शामिल थी एक तरह से, वो इसके कत्ल के सारे जो सिलसिले थे उसके बारे में उसे जानकारी हो गई थी, और वो सब जानती थी। शुरुआत के कत्ल में वो शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे चूंकि वो नजदीक आई तो उसे बहुत सारी चीजें पता चल गई। तो डॉक्टर संतोष पॉल को लगता था कि कभी ना कभी ये शायद मुंह खोल दे, क्योंकि ये एक लड़की है और वो फंस जाएगा। तो मंगला को मारने के बाद उसने ये तय किया था, और जब ये उसके बाद पुलिस ने इससे पूछताछ की मंगला के कि आखिरी कॉल डिटेल तुम्हारे पास है, तो उसे लगा कि पुलिस आज मुझसे पूछताछ कर रही है, कल को हो सकता है ज्योति से भी पूछताछ करे। तो उसने उस दौरान में ही ये तय कर लिया था कि अब ज्योति को भी मार देंगे।
और 7वां गड्ढा उस ज्योति के लिए था। लेकिन ज्योति की नसीब कि उससे पहले ही पुलिस ने डॉक्टर संतोष पॉल को पकड़ लिया और इस तरह से ज्योति की जान बच गई, वरना वो 7वां गड्ढा उसी का था। अब जब पुलिस ने पूरे फिर फार्म हाउस की छानबीन की तो वहां पे ऐसे करीब 22 से 25 नारियल के पेड़ और मिले। अब उसने 2003 से कहानी सुनाई, लेकिन वो बहुत बार घुमाता रहा, तो महीनों तक खुदाई चलती रही। कुछ कुछ कहीं से कुछ टुकड़े भी मिले, कुछ हिस्से भी मिले, लेकिन कुल मिलाकर 6 लाशों के अलावा पुलिस को और आगे मतलब अभी तक की जो जानकारी कोई ऐसे सबूत मिला नहीं। और जो सबसे बड़ी बात थी उसमें यह थी कि उस फार्म हाउस पे इसने एक हिस्से में पोल्ट्री फार्म इसलिए खोला था ताकि उसे ये जरा सा भी वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। चाहता था कि गड्ढे के अंदर बेशक उसने लाश को दबा दी है, उसके ऊपर नारियल का पेड़ भी लगा दिया है, लेकिन गलती से भी अगर बदबू कभी आ गई बाहर तो वो पकड़ा जाएगा। तो उस बदबू को कंफ्यूज करने के लिए उसने पोल्ट्री फार्म खोला और वहां पे मुर्गे मुर्गियां पालना शुरू किया, क्योंकि उनके दड़बे से या मुर्गे पोल्ट्री फार्म की जो एक बदबू आती है उसमें बाकी सारी बदबू जो है वो ढक जाएगी, छुप जाएगी। और ये पोल्ट्री फार्म खोलने का ही उसका पूरा मकसद यही था। अब ये जब सारी चीजें हो गई तो उसके बाद पता चला कि एक्चुअली वो सिर्फ लूटपाट के लिए शुरुआत में या फिर प्यार करने के बाद धोखा देने की नीयत से ही वो कत्ल नहीं करता था, बल्कि वो थोड़ा सा साइको टाइप हो गया था, वो सनकी था और उस सनक में ही वो कत्ल करता था। और उसके केस पूरे मामले में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये इसको कत्ल करने के बाद बड़ी खुशी होती थी। और एक और भी चीज होती थी कि देखो मैं कत्ल कर रहा हूं आराम से, मैं गड्ढे में दफना रहा हूं, मैं नारियल के पेड़ लगा रहा हूं और पकड़ना तो दूर, पूछताछ तो दूर, आखिरी केस से पहले तक कभी किसी को भनक तक नहीं लगी कि मैं कौन हूं, क्या हूं। यहां तक कि उसे ये भी था कि मैं 15 साल से पूरे इलाके में डॉक्टर बाबू के नाम से मशहूर हूं, डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर हूं, लेकिन किसी को यही पता नहीं कि मैं डॉक्टर भी हूं। हालांकि ये बचपन में बड़ा पढ़ने लिखने में तेज था, इनके घर वालों का कहना है, लेकिन वही है कि गलत रास्ते पे चला था। तो खैर 6 मामलों में पुलिस ने इसको आरोपी बनाया और उसके बाद अभी भी ये मामला कोर्ट में है। अभी लोअर कोर्ट का भी फैसला नहीं है। हालांकि वहां के लोगों को इतना गुस्सा इसलिए भी था कि 6 कत्ल, वो भी तमाम आसपास के लोगों का, और वो भी महिलाओं का, उनमें से 5, और बाकी बहुत सारी मिसिंग है, उनका भी सच आज तक पता नहीं चला। तो एक जांच को भी लेकर सवाल उठे थे कि क्या जो बाकी 16 महिलाएं 17 महिलाएं गायब हैं उनको भी इसने मार डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों से भी इसके थोड़े से रिश्ते एस्टेब्लिश होते हैं। ये कभी ना कभी उन लोगों का इलाज करता था, और चूंकि वो इलाका ऐसा है पूरा कि वहां पे कई लोगों की ये फ्री इंजेक्शन लगा देता, कभी फ्री दवा दे देता, तो उन लोगों के संपर्क में, टच में था। तो ये शक और सवाल आज भी है कि उनमें से, क्योंकि बहुत सारी लौटी नहीं है आज तक, तो उनका हश्र क्या हुआ, उनका अंजाम क्या हुआ, क्या वो भी डॉक्टर संतोष पॉल के हाथ का शिकार हुई? अगर हुई तो उनकी लाशें या कंकाल क्यों नहीं मिला? तो हालांकि प्रशासन ने जेबीसी मशीनें बुलाकर पूरे फार्म हाउस को ही लगभग खुदवा डाला, लेकिन वही है कि किस्तों में, टुकड़ों में कुछ चीजें मिली, लेकिन पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुई बाकी की चीजें। तो संतोष और वो जो उसकी गर्लफ्रेंड है ज्योति, वो अभी भी महाराष्ट्र पुलिस के कब्जे में है। सतारा में ये मामला चल रहा है, कोर्ट में ये मुकदमा दायर हो चुका है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब देखते ये हैं कि इसका फैसला क्या आता है, क्योंकि बीच में एक ये भी आया था कि डॉक्टर संतोष पॉल को दिमागी रूप से
मतलब कमजोर बताकर केस को हल्का किया जा सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो ये साबित करेगी कि वो कहीं से भी दिमागी रूप से कमजोर नहीं था और ना ही उसने किसी पागलपन में या किसी और वजह से ये कत्ल किए। सारे कत्ल उसने होशो हवास में किए, पैसे के लालच में किए, हवस में किए। और जो उसने आखिरी कत्ल, एक बार जब उसने वो कत्ल किया था जिस जेवर वाले से उसने उधार लिए थे ज्वेलरी से, तो जिस दिन उसने उसको कत्ल किया उस दिन भी करीब 20 तोला सोना उससे ले लिया था उसने। क्योंकि उसने कुछ ऐसी चाल चली थी कि मुझे तुम्हारे पैसे भी लौटा देंगे और बाकी भी मुझे कुछ जेवर चाहिए। तो 20 तोला के करीब उसने मंगाया था और वो न पिछले लौटाए ना वो लौटाया, बल्कि उसको इंजेक्शन देके मारने के बाद बाकायदा उससे मतलब मरने से पहले भी उसके साथ लूटपाट की। तो ये थी पूरी कहानी डॉक्टर संतोष पॉल की। ये बहुत मतलब मुझे नहीं लगता कि आम जिस तरह के मशहूर बड़े केसेस हैं उसमें ये सबको मालूम होगा, लेकिन जो तरीका था मैंने आपको बताया, कत्ल करने का मकसद था, जिस तरीके से लाश को दबाने का, छुपाने का, वो बड़ा अजीब था। तो ये थी पूरी कहानी। अब मैं